हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मैं अंजलि आपके अपने चैनल अंजलि हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत करती हूँ। अभी एग्जाम नज़दीक है तो आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं यूजीसी नेट के सिलेबस से कहानी की यूनिट को अभी पढ़ा रही हूँ। पहले कुछ कहानियों को मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाई हूँ, लेकिन अभी इस समय मैं सिर्फ मेन पॉइंट को पढ़ा रही हूँ ताकि आपका कम समय में ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और मैं आशा करती हूँ कि मैं जो भी टॉपिक आपका पढ़ा रही हूँ, उससे जो भी क्वेश्चन आएँगे, आप उसको सही कर पाएँगे। ये मेरी गारंटी है क्योंकि मैं सिर्फ़ पॉइंट वाले ही क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ और अगर आपके पास समय बच रहा है, तो आप कहानी को जाकर एक बार पढ़ लीजिएगा और अगर आपके पास कहानी नहीं होगी, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, तो मैं कहानी का पीडीएफ आपको दे दूँगी। पर्सनली इन्फॉर्म कर दूँगी और दे दूँगी और मैं इसमें अभी कहानी की जितनी भी जीवनी, जितनी भी कहानियाँ लगी हुई हैं, सबका टाइम पीरियड और उपन्यास, नाटक सबका टाइम पीरियड आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। अभी आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन चलते हैं पढ़ाई पे। आज हमको भीष्म साहनी पढ़ना है, भीष्म साहनी जी की जीवन परिचय, रचनाएँ जो ट्रिक के साथ होंगी और कहानी से जो मेन पॉइंट होगा क्योंकि उनकी 2 कहानियाँ हमारे यूजीसी की नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। एक अमृतसर आ गया और दूसरा चीफ की दावत। तो सबसे पहले हम इनकी जीवनी को देख लेते हैं। भीष्म साहनी जी का भीष्म साहनी जी का जन्म 8 अगस्त 1915 ईस्वी को रावलपिंडी, जो अभी पाकिस्तान में है, हुआ था। उनके पिता बाबू हरिवंश लाल साहनी तथा माता लक्ष्मी देवी थी। वे हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई थे। भीष्म साहनी जी का विवाह शीला से हुआ। सन 1937 ईस्वी में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज, लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में स्नाकोत्तर उत्तीर्ण किए। स्नाकोत्तर का मतलब हो गया उन्होंने पीजी की पढ़ाई किए। 1958 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल किए। भारत पाकिस्तान बंटवारे से पूर्व वे व्यापार के साथ अवैतनिक शिक्षक के रूप में कार्य किए। भारत विभाजन के बाद भारत आकर समाचार पत्रों से वो जुड़ गए। साहनी जी भारतीय जन नाट्य संघ इष्टा से भी जुड़े रहे, मतलब उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे काम किए। कुछ समय तक अंबाला और अमृतसर से भी अध्यापक रहे। बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर बने। सन 1957 से 1963 तक मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह फॉरेन लैंग्वेज पब्लिकेशन हाउस में अनुवादक के रूप में रहे। 1965 से 1967 तक 2 साल में उन्होंने नई कहानियां, ये मिसप्रिंट हो चुका है, बहुत सारा इसमें मिसप्रिंट हो जाता है क्योंकि हिंदी अच्छे से लिखी नहीं जाती है, इसीलिए नई कहानियां नामक पत्रिका के का संपादन कार्य भी उन्होंने किया। साहनी जी प्रगतिशील लेखक संघ और प्रगतिशील एशियाई लेखक संघ से भी जुड़े रहे। सन 1993 ईस्वी से 1997 ईस्वी तक साहित्य अकादमी समिति के सदस्य भी रहे। भीष्म साहनी जी की महत्वपूर्ण कृति तमस उपन्यास, जो हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है, 1973 में तथा सन 1947 ईस्वी के भारत विभाजन के दंगों पर आधारित उपन्यास है। मतलब तमस उपन्यास 1973 में प्रकाशित हुई, जो जिसकी कहानी 1947 जब भारत विभाजन हो रहा था, उस समय जो दंगे हुए थे उस पर वो आधारित है और ऐसा माना जाता है कि काफी सारी चीजें वो रियल है उसमें। इस दंगों को स्वयं लेखक ने रावलपिंडी में देखा था। मतलब लेखक ने यानी भीष्म साहनी जी ने उसको वहां पे देखे थे और उसी को उन्होंने उपन्यास के रूप में चरितार्थ किए हैं। तमस हिंसा और घृणा की संवेदनहीन सांप्रदायिक राजनीतिक भयावहता को चित्रित करने वाला उपन्यास है। अगर आप उस उपन्यास को पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में लगा हुआ है, पूरा नहीं पढ़ेंगे, अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। तमस उपन्यास का अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी
तमिल, गुजराती, मलयालम, कश्मीरी, मणिपुरी सहित कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इससे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि इसमें जो-जो दिया गया है, उसमें दे देंगे 3 और 1 नहीं देंगे, बोलेंगे किसमें अनुवाद नहीं हुआ है। भीष्म साहनी जी को तमस उपन्यास के लिए 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। सन 1987 ईस्वी में गोविंद निहलानी द्वारा तमस पर फिल्म भी बनाई गई। भीष्म साहनी की मृत्यु 11 जुलाई 2003 को 87 वर्ष की अवस्था में हुई। भीष्म साहनी जी का साहित्य मनुष्य की पीड़ा, विभाजन की त्रासदी और मानवीय संवेदनाओं का सच्चा दस्तावेज है। मतलब वो काफी निकट से देखे थे और उनकी कहानियां भी ऐसी लगती है जैसे रियल में हो रही होगी, यानी वो इतने पहले लिखी गई थी लेकिन आज भी ऐसा होता है। उनकी कहानियों के माध्यम से हमको पता चलता है। अभी उनका उपन्यास है, उपन्यास को भी हम देख सकते हैं। इसको तो मैंने ट्रिक से याद की थी लेकिन आप भी, और इसके बारे में भी कौन से उपन्यास में क्या है वो भी अपने को जानना है, क्योंकि भीष्म साहनी काफी महत्वपूर्ण लेखक बोले जा सकते हैं। झरोखा, झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। अभी झरोखा उपन्यास उनका प्रथम था जो 1957 ईस्वी में हुआ था, जिसमें आर्य समाजी मध्यवर्गीय परिवार का अंकन दिया गया है। कड़ियाँ जो 1970 का है, दाम्पत्य जीवन की कटुता और स्त्री की असहाय स्थिति का चित्रण उसमें दिया गया है। तमस, तमस तो अपने सिलेबस में ही लगा हुआ है। 1973 भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि तमस उपन्यास किसके ऊपर है, और ऑप्शन में ये भी दिया गया रहता है कि भारत विभाजन की त्रासदी का वर्णन। बसंती 1980 दिल्ली की महानगर की झुग्गी झोपड़ियों वाली गंदी बस्तियों का अंकन दिया गया उसमें। मैयादास की माड़ी सन 1988 जिसमें 1840 से 1920 तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का अंकन किया गया है। कुंतो 1933 नारी जीवन की निरंतरता, चिरंतन पराधीनता, जहां पीड़ा का अंकन किया गया है। नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 में, नीलू उर्फ नीलिमा और नीलोफर की प्रेम कहानी है उसमें। मजहब के डर से गैर मजहब में शादी करने की ट्रेजेडी का वर्णन किया गया है। ये यहाँ पे उसका ट्रिक दिया गया है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को रोक के उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और इनका नाटक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हानूस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1995, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999, जिसका मैंने यहाँ पे ट्रिक दे दी हूँ, आप इसको याद कर सकते हैं। झरोखा की कड़ियां से तमस आया, बसंती मैया दास की माड़ी पर कुंतों की कहानी, फिर नीलू नीलिमा नीलोफर ने दिल को छुआया। ऐसा हम उसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो उपन्यास तो याद ही हो जाएगा। अभी इनकी बहुत सारी कहानियां हैं, जिसमें 10 कहानी संग्रह है, जिसमें से सिर्फ मैं आपको इतना बताने वाली हूँ। कहानी संग्रह तो कितनी कहानियां है वो सब दी हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी पूरी कहानियों का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे रख दी हूँ। आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अभी मैं कहानी संग्रह और उसमें कितनी कहानियां हैं और जो हमारे सिलेबस में 2 कहानियां लगी हुई हैं वो किस कहानी संग्रह में है, इतना आपको बता देती हूँ। भाग्य रेखा प्रथम कहानी संग्रह है उनकी। भटकती राख 1966, वांगचू 1978, निशाचर 1983, डायन 1998, पहला पाठ 1957, पटरियां है ये, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 1972, शोभा यात्रा 1981, पाली 1989, चीले चीले। भीष्म साहनी ने अपने 10 कहानी संग्रह में लगभग 120 कहानियों की रचना की है। तो 120 कहानियों का नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं किसमें कौन सा है। एक तो पहला पार्ट में है, सबसे पहले भाग्य रेखा में 14 कहानियां हैं, पहला पार्ट में 15 कहानियां हैं। इसमें यही है चीफ की दावत, जिसमें मिस प्रिंट हो गया है,
चीफ की दावत पहले नंबर पे ही है, पहले पार्ट में। और वांगचू में 11 कहानियां हैं, शोभा यात्रा में 10 कहानियां हैं, और निशाचर में 14 कहानियां हैं, और पटरिया में भी 14 कहानियां संग्रहित हैं। इसमें जो परछाइयां दी गई हैं वो पटरिया नाम है। इसमें ही है हमारा अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया, ये कहानी है इसमें। यानी दो है, एक पहला पार्ट और दूसरा अमृतसर आ गया। और दोनों में जितनी भी कहानियां हैं आप इसको लर्न करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन रहे हैं आज के समय में, कहीं से भी क्वेश्चन एनटीए बना रहा है। अभी हम इसका कहानी का थोड़ा सा सारांश देख लेंगे। अमृतसर आ गया जिसमें पात्र कौन से हैं और क्या क्या हुआ था। अमृतसर आ गया के पात्र सरदार, पठान, दुबला बाबू और भी कुछ गौड़ पात्र भी हैं। अगर आप कहानी पढ़ेंगे, टाइम नहीं है, टाइम की वजह से मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, तो उसमें आपके समझ में आ गया। देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, जो तमस उपन्यास है, और ये दोनों देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। यह पटरिया कहानी संग्रह में संग्रहित है। यह कहानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर लिखी गई है। कहानी में रेलगाड़ी का झेलम स्टेशन से निकलकर अमृतसर तक पहुंचने का सफर और सफर में होने वाली छोटी-मोटी घटनाओं का जिक्र किया गया है। कहानी में पठान एक है और एक दुबले बाबू जो रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। अन्य सभी मध्य वर्गीय और शोषित व्यक्ति हैं वहां पे। कहानी का आरंभ अमृतसर जा रही ट्रेन में एक पठान यात्रियों द्वारा एक दुबले पतले बाबू के मजाक से होता है। गाड़ी के वजीराबाद स्टेशन पर पहुंचने पर एक हिंदू यात्री अपनी पत्नी और बेटी के साथ गाड़ी में चढ़ते हैं, पर पठानों के द्वारा विरोध करने पर उसे उतरना पड़ता है। जब गाड़ी हरबंसपुरा हरबंसपुरा है ये, मुस्ल, मुस्लिम बहुल इलाका से निकलकर अमृतसर की ओर बढ़ी तो दुबले पतले बाबू शेर की बात पठान पर गरजते हैं, क्योंकि पठान लोगों ने उस हिंदू महिला को चढ़ने नहीं दिए, जिसकी वजह से वो एक लात मारते हैं और उस औरत की छाती पर लग जाता है। इसकी वजह से वो उतर जाती है और उसके पति भी उनको लेके उतर जाते हैं। इसकी वजह से जब मुस्लिम इलाका बीत जाता है और उनका इलाका आता है हिंदुओं का, तब दुबले पतले जो बाबू थे वे हिंदू थे और वो पठान को मारने के लिए लकड़ी से दौड़ते हैं, लेकिन वो पठान लोग कहीं चोरी से उतर जाते हैं। अभी हमारा एक चीफ की दावत है। चीफ की दावत, चीफ यानी जानते ही होंगे आप, जो अधिकारी लोग होते हैं। दावत यानी उनको खाने पे बुलाते हैं। यहाँ के पात्र हैं मिस्टर श्यामनाथ, श्यामनाथ की पत्नी रहती हैं, माँ और ऑफिस के बॉस और उसकी पत्नी आती हैं खाना खाने के लिए। श्यामनाथ के घर पे वो लोग आते हैं। चीफ की दावत कहानी 1957 में प्रकाशित कहानी संग्रह पहला पाठ में संग्रहित है। इस कहानी में नई पीढ़ी की मूल्यहीनता, स्वार्थपरता को दर्शाया गया है। चीफ की दावत वृद्ध विमर्श की बेजोड़ कहानी है। यानी वो जो श्यामनाथ होते हैं उनके माँ के ऊपर वो कहानी दी गई है। जब चीफ उनके घर पे आते हैं तो अपनी माँ को एक सामान के जैसे समझते हैं और समझ में नहीं आता कि अपनी माँ को कहाँ छुपा ले, नहीं तो उनके लिए इंसल्ट की बात हो जाती है। यही उस कहानी में है। अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी कहानी है। कहानी के नायक श्यामनाथ के यहाँ चीफ का आगमन होता है। इस कहानी के दो पहलू हैं, एक और पुत्र की अपनी माता के प्रति निष्ठुरता, स्वार्थपरता, तो दूसरी ओर माता का पुत्र के प्रति अगाध स्नेह और त्यागमय रूप। मतलब उनकी माँ तो सोचती है कि मेरे बेटे का कुछ भी इंसल्ट ना हो, कोई भी अपमानित ना करे, इसीलिए वो छुपती रहती हैं और वो एक सामान के जैसे उनको छुपाते हैं। श्यामनाथ बॉस को घर इसलिए बुलाता है कि उसे ऑफिस में तरक्की हो। श्यामनाथ और उसकी पत्नी के लिए वृद्ध माँ एक समस्या बन जाती हैं। बॉस के कहने पर श्यामनाथ माँ को 2 पत्र अनारा दे, यानी जब उनके बॉस आते हैं खाना खाने के लिए तो माँ दिख जाती हैं और माँ से ही अंत में उनकी तरक्की मिलती है, जबकि वो माँ को एक सामान के जैसा समझते हैं और एक गीत गाने के लिए उनकी माँ को बोलते हैं। माँ का पुराना विवाह
का एक गीत की 3 पंक्तियाँ गाती हैं क्योंकि कहानी में हम ये गीत भी पूछा जाता है, इसीलिए आप गीत को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हरिया नी माए, हरिया नी भैड़े, हरिया ते भागी भारी भरिया है। ये कहानी को भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि कहानी से ये गीत से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और यहाँ पे अगर कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट में अगर आप बताएँगे तो मैं पर्सनली आपको कॉन्टैक्ट करके आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूँगी। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।